हमारा सारा डिस्कशन किसके साथ होगा? ये खास वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि बाकी कैसे हैं? मरे हुए जो ढीठ थे वो यहां से कूद के वहां पहुंच गए, करंट बना दी उन्होंने, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस किया। ये समझो किससे बैलेंस किया? इसको पोटेंशियल एनर्जी देकर इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो पहले यूं ऑसिलेट वाइब्रेट कर रहे थे अब वो यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे। सामने आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कर दी इसने प्रॉब्लम। एंड देन कम्स द मैन व्हिच इज नोन टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड ही गेव द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे जो बहुत ही हाईली प्रोफेशनल होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा स्पॉइल्ड होती है। वेरी क्विक, एज द इंसिडेंट लाइट फॉल्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। चलो हेडिंग लगाओ, लेनार्ड एंड मिलिकन्स experiment observations। तो पहले हर्ट्ज, उसके बाद हेलवेक और लेनार्ड, फिर लेनार्ड और ये फोर्थ लेनार्ड एंड मिलिकन्स मिलके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो मैं अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप डायग्राम बना रहा हूं, तो आप भी बनाइए इसको। है बेटा, बाहर मिलना एक बार। इनिशियली एक कैथोड और एनोड होंगे। क्या यार, क्या करते? हम्म
This is evacuated chamber, voltmeter, ammeter. This is emitter plate. This is collector plate. This pink circle is commutator. कम्यूटेटर जानते हो क्या होता है? Changes the direction of करंट. तो कई बार ये पैरेलल ऑपरेट करेंगे और कई बार ये क्रॉसिंग ऑपरेट करेगी. ये बैटरी है आपकी, ये रिहोस्टेट. कुछ जंक्शन पॉइंट्स हैं. एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा तो ये वाला सर्किट बनाना पड़ेगा. बहुत लंबा बड़ा सारा पार्ट रहने वाला है, तो इसको समझते हैं अपन. आधे घंटे में. आज किसकी शक्ल देखी थी सुबह? अरे यार आज तो एक काला कुत्ता था. निखिल कम बोले. नहीं रितेश, आप प्लीज अपने अंदर की भावना अंदर ही दबा ले. नहीं नहीं नहीं, नहीं. क्या ऐसे डरा दिया तूने? अब ठीक है यार बेटा, स्टार्ट करने दे यार. ठीक है, डायग्राम बना लिया होगा आपने. ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता. काश तुम एक क्रैप होते so that I can cut the crap. क्रैपी थिंग्स हो यार तुम बहुत ज्यादा. कम्यूटेटर, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. देखो इनिशियली हम इसको पॉजिटिव रखेंगे और इसको नेगेटिव, तभी मैंने कैथोड और एनोड मार्क कर रखा है. इसका मतलब अगर मुझे ये पॉजिटिव चाहिए और तो मेरे ये पैरेलल वाली लाइंस, तो इनिशियली क्या काम कर रहा है? ये पैरेलल लाइंस काम कर रहा है. फिर फाइनली क्या काम करेगा? बाद में जब मुझे इसको एनोड और उसको कैथोड करना होगा तो मैं इसको ऑपरेशन करूंगा. अभी तो इनिशियली ये येलो वाले जो है ना, ये वाले ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि मैं इस साइड को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चाहता हूं. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, आप जानते हैं ये क्या है? यहां से लाइट जो फॉल करा रहे हम, तो यहां वो सोर्स लेंगे, इस सोर्स को हम इंसिडेंट रेडिएशन कहेंगे. इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है. तो यहां पर रखेंगे उस सोर्स को और उसी से लाइट फॉल कराएंगे. ये एक मेटल प्लेट है और आप ऐसा मान लो कि ये मेटल प्लेट एक फोटो सेंसिटिव
मेटल प्लेट। फोटो सेंसिटिव होने से क्या, कौन सी मिनिमम मुझे इंसिडेंट रेडिएशन चाहिए इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए? फोटो सेंसिटिव मेटल के लिए मिनिमम कौन सी लाइट देनी होगी? गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज में विजिबल लाइट। गाइस मतलब हॉरिबल। अबे तुम मुंह उठा के आते हो भाई, कोई मारेगा नीचे पकड़ के। तुम्हें ये तक याद नहीं है कि लास्ट क्लास की लास्ट लाइन है वो? फिक्स क्यों पढ़ रहे हो भाई? छोड़ दो, मैं अभी कह रहा हूँ साइंस, साइंस लायक नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। गलती कर दी साइंस लेके। या बेटा कम से कम इतना तो ध्यान रहना चाहिए। यूवी और बोल रहे हो, और सभी यूवी। फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है, जाके देखो। विजिबल लाइट से भी काम चल जाएगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो भी कौन सी लाइट? जो हम फॉल करा रहे हैं इस मेटल प्लेट पे, इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो बात यह है, दो चीजें बताना चाहता हूं ये ऑब्जर्वेशंस बताने से पहले, इसी में बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा कलर। कौन होगा? कलर। कलर के हिसाब से हम ये बता सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है या नहीं? सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होती है अगर मैं विबग्योर लिखूं तो ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वॉयलेट की। और इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी तो वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है पावर, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिसका पावर ज्यादा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा। तो बात यह कि मान लो पहले मैंने 100 वॉट का बल्ब लिया, उससे लाइट फॉल कराई, है ना, कोई से भी कलर की, रेड, कोई सा भी कलर, क्योंकि ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब विजिबल लाइट के पार्ट्स है या नहीं? सब विजिबल लाइट के पार्ट्स हैं। ये फोटो सेंसिटिव मेटल है, लाइट इस पे आप फॉल करा रहे हो किसी भी कलर की, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाला है? एमिट आउट करेगा। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले 100 वॉट का रेड कलर लिया, फिर 200 वॉट का रेड कलर लिया, फिर 300 वॉट, अलग अलग पावर्स ले रहा हूं, ठीक है? जब मैं पावर अलग अलग ले रहा हूं तो अलग अलग इंटेंसिटी ले रहा हूं, और पावर अगर बढ़ा रहा हूं तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे मैंने इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाया, मुझे इस स्विच को जैसे ही मैंने क्लोज करूंगा, यहां पर जो रीडिंग है एमीटर के अंदर वो बढ़ती हुई मिली। कहने का मतलब यह है कि जब 100 वॉट का बल्ब मैंने यहां पर यूज किया, यहां से वहां तक 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो 200 पे 10 पहुंचे, 300 पे 15 पहुंचे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए जो वहां तक पहुंच रहे थे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगी। इससे क्या बात समझ में आती है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जाता है तो फोटो करंट भी बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि फोटो करंट, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, एक मिनट बेटा, इज प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और मैं अगर यहां पर कुछ और भी लिखना चाहूं कि प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो भी चलेगा क्या? बिल्कुल दौड़ेगा, ठीक है? अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? किसी भी क्वांटिटी के बीच में बनाना चाह रहा हूं, वैसे तो मैं इसके और इसकी बात कर रहा था, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
फोटो करंट को या तो मैं पीसी से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीईसी से डिनोट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम? पीईसी का मतलब क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और आई का मतलब इंटेंसिटी, क्योंकि करंट को भी हम आई से ही डिनोट करते हैं और इंटेंसिटी को भी, तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों को आई से करूंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैं पीसी लिख रहा हूं, तो दिस इज पीसी, कोई प्रॉब्लम? तो जैसे जैसे यहां पर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है, ये देखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ पहुंचते हैं, यहां रीडिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इससे ये एक ही बात समझ में आती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसी इंटेंसिटी के साथ यहां पीईसी नहीं लेता और फोटो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता तो भी ग्राफ कैसा होता? ऐसा ही होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे? यहां पावर लेता और यहां पीईसी तो भी ग्राफ कैसा होता? ऐसा ही होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। है या नहीं? हमेशा फिजिक्स में एक बात याद रखना बेटा, जब भी इक्वेशन में अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी गिवन, ऐसा फिजिक्स में कोई रिलेशन अगर आपको दिखे तो चांसेस है कि वो ओरिजिन से नहीं बनेगा। लेकिन जब भी डायरेक्ट प्लस माइनस के साइन नहीं आएंगे, जब प्लस माइनस के साइन नहीं आते तो उस पे क्या हो जाता है कंडीशन कि वो हमेशा कहां से बनेगा? ओरिजिन से। समझ आई बात? किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन में ऐसे प्लस माइनस के साइन देखोगे, अभी जैसे मैं बताऊंगा भी एक इक्वेशन आएगा, तो वो ग्राफ क्या ओरिजिन से नहीं बनते, लेकिन जिसमें प्लस माइनस के साइन नहीं आते वो ग्राफ्स ओरिजिन से ही डिफाइंड होते। तो ये ग्राफ कहां से डिफाइंड होगा? ओरिजिन से। ध्यान रखना, कोई दिक्कत? ये पहला ऑब्जर्वेशन है, नोट डाउन करो इसको। विथ VS इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है आज। तुझे क्या वेट्स लग रही है? वो फोटो गारंटी की शादी करवाऊंगा मैं आज, मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। ग्राफ बनाएंगे V एंड I के बीच में, दो ग्राफ बनाऊंगा, पहला इंडिविजुअल, फिर तीन अलग अलग सिचुएशंस का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं एक बल्ब ले रहा हूं और इस बल्ब का कुछ पावर ले रहा हूं और कलर भी कुछ ले लेता हूं, मान लो रेड कलर है। कलर क्या डिफाइन करता है और पावर क्या डिफाइन करता है? पावर रिलेटेड टू इंटेंसिटी। ध्यान रखना, कलर रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से जो चीज रिलेटेड है E इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी से भी वो रिलेट हो जाएगी। और मैं V और I के बीच का ग्राफ बना रहा हूं, और I मतलब क्या है? PEC। PEC क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक। ये जो पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन से प्लेट की पोटेंशियल होगी? कलेक्टर प्लेट की। कौन से प्लेट की? कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल होगी। ध्यान देंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सप्लेनेशंस बहुत ज्यादा है, हैवी एक्सप्लेनेशंस है, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी होंगी। This is minus V, this is plus V, this is V is equals to 0। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, किसका वोल्टेज? कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज। ये आपका वाई एक्सिस, और इस पे मैं पुट कर रहा हूं क्या? PEC, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नहीं प्रॉब्लम? देखिए, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बैटरी की हेल्प से स्विच को किया क्लोज, मैंने इसका पोटेंशियल ना के बराबर रखा है। ना के बराबर मतलब बहुत छोटी वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल।
ठीक है, ना के बराबर। अगर ना के बराबर है 0.001 है तो भी क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी यहां पर बीच में? ये नेगेटिव तो है ही, थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच का रहा या इसका थोड़ा सा भी पॉजिटिव पोटेंशियल रहा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होगी, होगी या नहीं? ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब यहां पर इंसिडेंट लाइट आके फॉल कर रही है, ये बात तो साफ है कि विजिबल लाइट है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं कि नहीं? हम ऐसा मान रहे हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब लाइट इस पे फॉल करती है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए। अगर वो यहां से यहां तक पहुंच गए तो पूरा सर्किट क्या कर देते हैं, वो कंप्लीट है या नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से तो चल रहा है, अभी तो पैरेलल लाइंस ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहां से तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां फंसा हुआ है। जब तक वो यहां से यहां नहीं पहुंचेगा तब तक करंट बनने की कोई सिचुएशन बनती नहीं है। तो ये कहानी यहां से यहां तक की अधूरी है, और इसको पूरा कौन कर रहा है? ये इंसिडेंट लाइट। ये जैसे इस पे फॉल कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए। तो जब पोटेंशियल ना के बराबर था कलेक्टर प्लेट का, तब भी कुछ ना कुछ हमें क्या मिली? करंट की वैल्यू मिली। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, अब मैं मटेरियल के अंदर जाके मटेरियल की डिस्कशन कर रहा हूं। तो देखो बेटा क्या होता है, ये एक मटेरियल है, वो मेटल प्लेट ही मान लिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। अब ये सब बातें क्या है, इस बात को समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो देखो बेटा, आपको भी पता है अभी, क्योंकि आप इस बात को समझते होंगे एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को, कि जो सबसे अंदर वाला ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस ज्यादा लगाता है या नहीं? क्या वो फ्री है? क्या वो इजीली आ जाएगा? नहीं आने वाला। उसके बाद आते हैं सेकेंड शेल, वो थोड़ा लूजली पैक्ड हुआ। थर्ड शेल, वो थोड़ा और लूजली पैक्ड हुआ। और जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे कम है ना? फिर मेटल के अंदर कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम से दूसरे एटम में बहुत इजीली ट्रांसफर होते रहते हैं, और वही प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी बनाते हैं मेटल के अंदर, है या नहीं? तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये वो है जो एकदम ही फ्री है, एकदम ही फ्री है। फ्री होने का मतलब इसको जैसे ही इंसिडेंट लाइट से कुछ एनर्जी मिलती है, ये तो वैसे ही सरफेस पे है। कहां पर है? सरफेस पे। ये सरफेस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सरफेस इलेक्ट्रॉन। क्या इसको सरफेस पे आने की जरूरत है? नहीं, ये पहले से ही क्या है, एक एटम से दूसरे में एकदम मूवमेंट कर रहा है। तो उसको लाइट से मान लो एनर्जी मिली, तो एनर्जी जैसी मिलेगी, अब उसको ऊपर आने की तो जरूरत नहीं है सरफेस पे, वो पहले से ही सरफेस पे है। तो जो भी एनर्जी इसको मिलेगी ये किस में खर्च कर देगा? वो इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है अंदर मटेरियल में, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, है या नहीं? और उस पे आके कोई फोटोन क्या करता है? उस पे आके टकराता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को तो सबसे पहले क्या करना है, उसमें तो एनर्जी खर्च होगी, उसको पहले सरफेस पे लाने में। जो इलेक्ट्रॉन अंदर है पहले तो उसको सरफेस पे लाना है ना, उसके बाद बची कुची एनर्जी उसकी काइनेटिक होगी, है या नहीं? जबकि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है? ये इलेक्ट्रॉन पावरफुल इलेक्ट्रॉन है, इसको पावरफुल इलेक्ट्रॉन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको इंसिडेंट रेडिएशन से जो भी एनर्जी मिलती है उससे सीधा भागता है और यहां पहुंचता है और करंट बना देता है। जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन को पहले सरफेस पे आना है और उसके बाद बची कुची एनर्जी उसकी काइनेटिक होने वाली है। तो हमारा सारा डिस्कशन किसके साथ होगा? ये खास वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? सरफेस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये सबसे, कहूं तो सबसे
पावरफुल है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए? सबसे पावरफुल कौन है? सरफेस का इलेक्ट्रॉन। डिस्कशन सारा इसी पे होगा, क्योंकि बाकी कैसे हैं? मरे हुए। बाकी कैसे हैं? मरे हुए, ऐसा मान लो, क्योंकि पहले तो उनको ऊपर लाओ, आलसी अंदर ही पड़े हुए हैं। समझ रहे बात को? पहले ऊपर लाओ, फिर बच गई एनर्जी तो पहुंचेंगे तो फिनोमिना बनाएंगे, कुछ वंडर्स करेंगे, नहीं तो वहीं पड़े रहेंगे। कई तो ऐसे भी होंगे कि फोटॉन्स इसमें से आएंगे, और कई, क्योंकि काफी स्पेस तो खाली रहती है, वो तो आर पार ही निकल जाएंगे, जो एनर्जी आएगी उसमें से। समझ आ रही है बात? आप जो भी लाइट की एनर्जी वो तो आर पार हो जाएगी बहुत सारी। क्या आती है क्या नहीं, इन बातों को तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आ जाते हैं वापस से। तो ये मटेरियल के अंदर की कहानी मैंने आपको बताई। अब जब पोटेंशियल लगभग ना के बराबर था, तब भी मुझे कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू मिली, क्योंकि कुछ पावरफुल इलेक्ट्रॉन जो ढीठ थे वो यहां से कूद के वहां पहुंच गए, करंट बना दी उन्होंने। अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाता हूं और थोड़ा इसको पॉजिटिव चार्ज करता हूं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो मटेरियल के अंदर के इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंचेंगे, इसको पॉजिटिव करते ही मैं उनको क्या करूंगा? खींचने लग जाऊंगा, क्योंकि मेरी फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू V बाई डी। डी तो कांस्टेंट है दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो अगर पोटेंशियल बढ़ा तो E भी, और E अगर बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो जो यहां अंदर से सरफेस तक पहुंचेंगे उनको मेरा ये कलेक्टर प्लेट खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है? तो क्या होता है, जैसे ही पॉजिटिव करता हूं करंट बढ़ जाती है, और पॉजिटिव करता हूं और बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद ये नहीं बढ़ती। क्या हो जाती है? सैचुरेट कर जाती है। एक लिमिट भी तो होगी मटेरियल के अंदर से आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाओगे। ऐसे तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए, इसका पूरे मेटल का वो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए ना, सारे इलेक्ट्रॉन खींच लोगे क्या? एक लिमिट तक आप खींच पाओगे। तो आपने इसको जैसे जैसे पॉजिटिव किया, जितना उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते थे, फ्री कर सकते थे जिनको, उनको निकालकर यहां पहुंचाया और उनसे यहां करंट बनाई, इसलिए करंट की वैल्यू बढ़ रही थी। इतनी बात क्लियर है? अब मेरे पास कम्यूटेटर है। इस कम्यूटेटर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं? इस कम्यूटेटर की हेल्प से मैं ये जो पैरेलल लाइंस की जगह अब मैं क्या कर सकता हूं? क्रॉसिंग, ये वाला यूज कर रहा हूं। अब इसको करने से प्रॉब्लम ये होगी कि अब ये एनोड नहीं रहेगा और ये पॉजिटिव साइंस भी नहीं रहेंगे। आ रही है बात दिमाग में? अब वो एनोड जो था वो क्या बन जाएगा? कैथोड। और कैथोड क्या बन जाएगा? एनोड। अब ये कैथोड बना तो इसका मतलब ये कौन सा चार्ज ले लेगा? नेगेटिव। अब फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? बदल जाएंगी ना, जैसी एनोड कैथोड बदला, इसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को कहां जाना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, है या नहीं? अब क्या होता है जरा ध्यान दो। अब मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देता हूं। जब इसको नेगेटिवली चार्ज करता हूं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नेगेटिवली चार्ज करने लग जाऊंगा तो लाइट तो गिरा के इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, बट अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो ये तो उसको रोकने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव और मैं इसको नेगेटिव चार्ज कर रहा हूं, तो मैं उसको रोकना ही तो चाह रहा हूं। तो मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो जो अंदर से वैसी कम एनर्जी के साथ ऊपर आए थे, उनको तो मैंने कमजोर थे, रोक दिया। बात समझे? उनको क्या किया? रोक दिया, थोड़ा सा नेगेटिव देते ही। एक ऐसा और दिया मैंने, तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर मैंने जो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन, जो सिर्फ उनको मिलती थी लाइट से एनर्जी और भागते थे, वो उनके पास सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी का ही गेम था, उनको ऊपर आने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनको भी रोक दिया एक नेगेटिव पोटेंशियल पे। बात समझ में आई? और जब मैंने उनको रोक दिया
तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, अगर मैं उन इलेक्ट्रॉन को जो पावरफुल है उन्हीं को रोक दूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होगा? इट स्टॉप्स। अगर मैं सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन को अपने इसको नेगेटिव करके और ज्यादा नेगेटिव करके यहीं रोक दूं तो इलेक्ट्रॉन्स तो उधर पहुंच नहीं रहे तो पीईसी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। यानी कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन वहां तक जा ही नहीं पा रहा, और जब तक करंट बनेगी नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कैसे? लाइट की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन निकालकर करंट ही तो बना रहे हैं, उसी को तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बट मैं इलेक्ट्रॉन्स को वहां पहुंचने ही नहीं दे रहा हूं, मैं उनको यहीं रोक ले रहा हूं, क्योंकि मैं उसको क्या दे रहा हूं? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, जीरो हो जा ये वो वैल्यू है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 0। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो चुका है? स्टॉप हो चुका है। इसी को बोलते हैं वी नॉट, और इस वी नॉट को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? So what is stopping potential? It's a negative potential at which photoelectric effect stops. Photoelectric current becomes 0. अब मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करता हूं, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। इस ग्राफ को बनाएंगे हम, और इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। चलिए ध्यान दीजिए, पहले सुन लो मेरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये सरफेस इलेक्ट्रॉन, दे हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इनको लाइट, इंसिडेंट लाइट से जो भी एनर्जी मिलती है सब कुछ काइनेटिक में रखते हैं, चलने का काम है अपने को सीधा। सबसे पहले पहला फर्स्ट रनर, फर्स्ट आते हैं ये वही हैं जो बंदे पहली बार में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं और इसको जिंदा दिल रखते हैं, मतलब इसको मतलब मरने नहीं देते इस फिनोमेना को। ठीक है, सबसे पहले ही प्रूव करते हैं हम बनाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो फर्स्ट रनर है। अब बात कुछ ऐसी है कि हमें कुछ डेफिनेशंस लिखने हैं। पहली बात किस किस के? एक तो इस सैचुरेशन करंट के, और एक वेरी इंपॉर्टेंटली इस वी नॉट के, और एक फॉर्मूला पढ़ना है, और मैं अब वो फॉर्मूला बताऊंगा आपको। तो पहले फॉर्मूला बता देता हूं। देखो बेटा, इस पॉइंट पर एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे मैंने सरफेस का इलेक्ट्रॉन को यहीं रोक दिया, तो एक्चुअली मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दिया है बाय गिविंग पोटेंशियल एनर्जी टू द कलेक्टर प्लेट। अगर मैं इधर ही रोक दे रहा हूं उसको, जबकि वो यहां पहुंच सकता था, बट मैंने अगर यहीं रोक दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस किया। ये समझो, किससे बैलेंस किया? इसको पोटेंशियल एनर्जी देकर, या ऐसे समझो कि मैंने इसको पोटेंशियल एनर्जी दी और मैंने इस पर्टिकुलर सरफेस के इलेक्ट्रॉन पे काम किया, और काम किस चीज पे था? उसकी काइनेटिक एनर्जी पे। तो कहीं ना कहीं अगर इस पॉइंट पे बात होगी तो एक बात तो बहुत क्लियर है, क्या? कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। वो भी किसके लिए? मैक्स लिख रहा हूं, मतलब सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब ध्यान दो, क्या हमने चैप्टर 2 में फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज? और क्या वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज भी लिख सकता हूं? तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू क्यू इंटू वी हो जाएगा। यू होगा कि नहीं? इस पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई। ई इंटू क्या लिख दूंगा? वी नॉट। और ये किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगी। और क्या मैं इसी ई वी नॉट को हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं?
लिख सकता हूं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन हाफ mv²। तो ये तो फॉर्मूला रह जाएंगे, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हैं। Shall I? Please write down the definition of stopping potential V naught. देखो, it is the negative potential. Stopping potential V naught की definition very very important, पूछते हैं एग्जाम में। It is the negative potential of the collector plate at which it is the negative potential of the collector plate at which photoelectric effect stops and photoelectric current becomes zero. Next, saturation current. We are defining saturation current. देखो, इसको मैं y एक्सिस से भी मार्क कर सकता हूं। So that's your value of saturation current. I नोट कर देता हूं। लिखो सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन। इट इज द मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड when light of suitable frequency falls on a particular metal surface. अब इसका बी ग्राफ बनाएंगे। बी ऑब्जर्वेशन 2 में बी ग्राफ, बल्ब ए, बल्ब बी और बल्ब सी। इंटेंसिटी पावर, इसका पावर 100 वॉट, इसका पावर 200 वॉट, इसका पावर 300 वॉट। इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी I2, इसकी I3। फ्रीक्वेंसी रेड कलर और रेड कलर, मतलब क्या हो गया ये? फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कांस्टेंट। और इंटेंसिटी वेरिएबल। I have many colors. Negative, V0, V, पॉजिटिव B, PE, C। अभी भी ग्राफ किसका है? वोल्टेज और करंट के बीच का। लेकिन क्या कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी। और क्या वेरिएबल है? इंटेंसिटी। तो पोटेंशियल जब जीरो होगा तो ऑब्वियसली अभी हमने ग्राफ बनाया था, तो वो ग्राफ वापस से बना देता हूं मैं, क्योंकि ये तो पता ही है कि ग्राफ उसी डिजाइन पे बनेगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए बेटा? बल्ब ए के लिए। यानी ये इंटेंसिटी I1 के लिए ग्राफ है, ये उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0। ये बल्ब 1 के लिए।
अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्वियसली कुछ तो चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं, अब मैंने क्या किया, ये जो इंसिडेंट लाइट है, शुरुआत में तो बल्ब ए ली, 100 वॉट का बल्ब लिया है, उसके हिसाब से रेड कलर का लिया है, उसके लिए ये पर्टिकुलर ग्राफ है। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं, जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाया, इसी v इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे वैल्यू पहले के कंपैरिजन थोड़ी ज्यादा मिली, क्योंकि जो पहला ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है, तो इसलिए v इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे वैल्यू ज्यादा मिली। फिर मैंने थोड़ा और पॉजिटिव किया तो देखा कि ये और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और फिर क्या हो गया, ये फिर से क्या करेगा, ये सैचुरेट हो जाए। प्रॉब्लम कब आती है, जब मैं इसी को इस कम्यूटेटर की हेल्प से क्रॉसिंग्स लगाकर इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना चालू करता हूं। जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल देना चालू करता हूं तो थोड़ा सा जैसी नेगेटिव देता हूं तो ये फॉल करता है, ऑब्वियसली करंट कम होगी। और जब मैं और नेगेटिव करता हूं और वी नॉट के बराबर कर देता हूं वैल्यू इस कलेक्टर प्लेट की, तो यहीं पर आकर इस पर्टिकुलर बल्ब 200 वॉट रेड कलर, ये भी इसी पॉइंट पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके साथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक सेम पॉइंट के साथ स्टॉप होती है जो पॉइंट मुझे बल्ब 1 में मिला था। बल्ब 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, और अब मैंने बल्ब 2 और बल्ब 1 में डिफरेंस तो है ही, कलर का नहीं है लेकिन किसका है, पावर का। पावर का है तो इंटेंसिटी का, लेकिन दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिल रही है। यानी ये पर्टिकुलर ग्राफ कुछ कहना चाह रहा है, उस बात को तो समझेंगे। लेकिन तीसरे के लिए बनाता हूं, तीसरे के लिए बनाया तो भी पैटर्न सेम फॉलो हुआ, और वो ही सेम नेगेटिव पोटेंशियल पर, वो भी उसका भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप, पीईसी I1, I2, I3 and I3 is greater than, is that clear? इतना क्लियर है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है कि सेम नेगेटिव पोटेंशियल पे, मतलब ये क्या बात है। तो इस बात को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो इसको ध्यान से। बात कुछ ऐसी है कि लाइट का जो सोर्स है उसकी मैं इंटेंसिटी बदल रहा हूं, है ना, लाइट उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं। एक चीज है जो बदल नहीं रही इंटेंसिटी बदलने से, ध्यान देंगे क्या नहीं बदल रहा। तो मतलब लाइट फॉल करती है, वो लाइट किसको मिलती है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को, सरफेस के ही क्यों, सबको मिलती है, सबको मिलती है। सबसे पहले पहुंचता कौन है, सरफेस का इलेक्ट्रॉन। हमारा टारगेट क्या है, उसी को रोकना, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है या नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इंटेंसिटी तो बदल रहा था लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, और मैंने स्टॉप किसको किया है, स्टॉप किया है सरफेस के इलेक्ट्रॉन को। यानी जब मैं इंटेंसिटी बदल रहा हूं, लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग फॉल करा रहा हूं, उनसे प्रोड्यूस जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, क्या वो अलग अलग पावरफुल है, क्या उतना ही सेम पावरफुल है। यानी इंटेंसिटी बदलने से इंसिडेंट लाइट की क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, क्या नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे पता चला, क्योंकि सेम ही नेगेटिव पोटेंशियल पे मैंने उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया अलग अलग इंटेंसिटी वाले। इसका साफ मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रही होगी, तभी तो सेम नेगेटिव पोटेंशियल पे रोक पा रहा हूं। अगर किसी का ज्यादा होता है एनर्जी तो मुझे और ज्यादा नेगेटिव देना पड़ता उसको रोकने के लिए, ऐसे थोड़ी रुक जाता। तो मैं जब इंटेंसिटी बदलता हूं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखकर, तो
तो लाइट आती है, डिफरेंट होती है, फॉल करती है, लेकिन जब वो फॉल करती है तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन बदलता नहीं है। अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट से सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं सरफेस के इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी बराबर ही होती है। इसीलिए उन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। बात समझे? तो इंटेंसिटी बदलने से हो क्या रहा है? इंटेंसिटी बदलने से देखो, इसका सैचुरेशन करंट इतना ही है, इसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है, इसका सैचुरेशन करंट और ज्यादा है। इसका मतलब करंट ज्यादा बन जाती है इंटेंसिटी बदलने से, यानी इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां पहुंचते वो बढ़ जाते, वो बढ़ जाते। लेकिन क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, कंक्लूजन्स लिखेंगे। डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट लिखना, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट has different values of saturation current, has different values of saturation current, has different values of saturation current if frequency is kept, if frequency is kept constant, frequency is kept constant. Point number 2, the kinetic energy of electrons, ब्रैकेट में स्पेशली ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में स्पेशली ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट क्लोज, doesn't depend upon intensity of light, doesn't depend upon intensity of light. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, एक पॉइंट और लिख लो, with increase in intensity, हाँ, with increase in intensity photoelectrons increases, increasing the value of photoelectric current. Observation number 3. ऑब्जर्वेशन 3 कौन कर रही है? ऑब्जर्वेशन लगे हुए हैं करने। हमें चाहिए नोबल, हमें दे दो नोबल, हमें मिलना चाहिए। सबको क्या चाहिए? इनको क्यों चाहिए नोबल? ऐसा क्या खास है नोबल में? है बल्ब ओए निखिल, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? आप समझते क्यों नहीं किसी बात को? इफ somebody इज नॉट लाइकिंग योर कमेंट्स, प्लीज डोंट कमेंट। बेटा हर बार आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपके मजे लेगा, उस दिन आप रोगे। आपको लग रहा हो कि आप सवा से रो, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल ही बेशरम होगा, और वो इतना बेशरम होगा कि वो तुम कुछ करोगे उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट वो कुछ करेगा तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतना बेशरम होगा, उसका लेवल ऑफ बेशर्मी इतनी ज्यादा होगी। और वो क्या क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। पब्लिकली कुछ भी कर देगा वो। ऐसा कोई मिल गया ना, ऐसे होते हैं।
ऐसे बहुत बदतमीज होते हैं बच्चे कुछ, और वो इस लेवल की बदतमीजी करते कि आप रो दोगे उसके सामने। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज प्लीज बी केयरफुल, है ना? इफ somebody is not liking your comment, please don't comment. So observation 3, bulb A, bulb B and bulb C, इंटेंसिटी एंड पावर को मैं इस बार थोड़ा कांस्टेंट ले रहा हूं। आई एम टेकिंग एवरी बल्ब टू हैव हाउ मच पावर, सेम 100 watt, but I am changing color. This time around I am changing color. So what is the color? I am giving this as red, this as yellow and this as violet. कलर चेंज किया है, वो भी कुछ ऐसा चेंज किया है कि क्या हो रहा है, एक की फ्रीक्वेंसी को अपन मान लेंगे न्यू 1, दिस न्यू 2, दिस न्यू 3, एंड वी ऑल नो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है। पहला ग्राफ बना, वही कहानी, पैरेलल लाइंस आर ऑपरेटिंग, दिस इज योर which one? Anode, this is your cathode, this is positive, this is negative, वही V is equals to 0 पे ऑब्वियसली 100 वॉट से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस तो इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंचेंगे, करंट तो बनेगी, ठीक है? फिर थोड़ी पॉजिटिव करेंगे तो थोड़ा बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और ऊपर बना देता हूं मैं, आप ग्राफ अभी मत बनाना, जस्ट बी केयरफुल, है ना? और फिर मैं इसको पीछे, अब मैंने फिर से क्रॉसिंग ऑपरेट कर दी, ये क्या हो जाएगा, कैथोड, ये क्या हो जाएगा, एनोड। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम कर रहा हूं, मुझे ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉइंट पर क्या मिलने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये लो, ठीक है, 100 वॉट का, जब V इज इक्वल्स टू 0 था तो मुझे कुछ करंट मिली, लेकिन मैं देखो करंट वैसे तो सेम पे ही मार्क करना था, बट ग्राफ को मैं प्रॉपरली विजुअलाइज आपको नहीं कर पाऊंगा। आप ये मानना कि ये जो करंट का डिफरेंस है ये ना के बराबर है, क्यों? क्योंकि यही तो बनाएगा ना करंट, यही इंटेंसिटी सेम है इंटेंसिटी, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो भी तो अप्रोक्सीमेटली 1 2 4 कम होने से नहीं होता, वो सेम ही है लगभग, है या नहीं? क्योंकि इंटेंसिटी को चेंज करने से ही तो फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, तो जब इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है तो क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट हो गए और करंट की वैल्यू भी लगभग सेम ही मिलेगी, है या नहीं? फिर इसको करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और फिर जब पीछे लाते हैं, जादू, ऐसा मजा नहीं आया। ठीक है, ऐसा, और फिर मैं क्या लेता हूं बेटा, वॉयलेट कलर, उसके लिए बनाता हूं, तो इट कम्स आउट like this, and we obtain different points, 3 different stopping potential, ये न्यू 1 है, ये न्यू 2, ये न्यू 3, and न्यू 3 is greater than न्यू 2 is greater than न्यू 1, और तीनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 न्यू 1 का सबसे कम, उससे ज्यादा V0 न्यू 2 का, और उससे भी ज्यादा V0 न्यू 3 का।
सब बनेगा इसका ग्राफ। और ये ग्राफ कुछ क्या है, कहना चाहता है। ये ग्राफ भी कुछ कहना चाहता है। चलो, तो बेटा कंक्लूजन्स लिखेंगे। एक चीज डिस्कस कर लेते पहले तो, क्या डिस्कस कर लें कि इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिल रहे हैं। क्या दिमाग में आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से? दिमाग में क्या आता है, कौन आता है दिमाग में? सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। यहां पर इंटेंसिटी को क्या रखा गया है? कांस्टेंट, एंड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदला है इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गए। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट बदलने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वो बढ़ जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये ग्राफ यही बताने की कोशिश करता है। और अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दी, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या पीईसी चेंज होता है? क्या नहीं होता है। तो हम कंक्लूजन्स में 2 पॉइंट्स लिखेंगे, एंड करेंगे इसको। पॉइंट नंबर 1, with increase in frequency of incident light, with increase in frequency of incident light, the kinetic energy of electrons, ब्रैकेट में स्पेशली सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, especially surface electron, increasing the value of stopping potential, increasing the value of stopping potential. Next, point number 2, the photoelectric current doesn't depend upon depend upon what? Depend upon the change of frequency of incident light. The change of frequency of incident light. ठीक है, next, observation number 4. खत्म है बस। अरे बड़े ढीठ हो। देखो इधर, स्टॉपिंग पोटेंशियल और
काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ कैसा होगा? लिखो सम अदर इंपॉर्टेंट ग्राफ. स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा ग्राफ? सीधी लाइन खींच दो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, पढ़ा था ना अपन ने. EV नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स. डन. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 4 करके लिखना है ना. उसमें पहला दूसरा ग्राफ बनाएंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी की? मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 है. क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या होगा क्या? तो फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहा हूं मैं. हर मेटल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. जानते हो कौन सी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मान लो ये जो मेटल हमने यहां लिया है, ये उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. क्या इस पॉइंट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? यस और नो? मुझे लगता है यहां पर भी नहीं होगा. हमेशा आपको बताया है, डेफिनेशन लिखवाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब आप मेटल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देते हो इंसिडेंट लाइट की. तो जब मैं इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार करके उससे ज्यादा दूंगा कोई फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू जो भी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस. इफ दिस हैज टू बी यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होना है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसके बाद के पॉइंट्स पे होगा और इसके बाद के पॉइंट्स पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. अभी सिर्फ एक मेटल के हिसाब से बात हुई है. नेक्स्ट, यहीं पर नेक्स्ट क्या बेटा, इसी में डालो. अगर काइनेटिक एनर्जी और हो जाता तो भी सेम ग्राफ होता. अगर वाई एक्सिस पे, तो इसमें 2 के ग्राफ है ना. तो यहां लिख देंगे कॉमा, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का भी यही ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का भी यही ग्राफ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो लेनार्ड और मिलिकन्स के इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आते हैं. ठीक है, और उसी से हम इस वेव थियरी को क्या बोलेंगे कि वेव थियरी इस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अप्लाइड नहीं हो रही है. क्या है वो पॉइंट्स, उस बात को समझते हैं. सबसे पहले वेव थियरी कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जबकि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। तो पहले पॉइंट पे तो ये फेल हो जाएगा। तो विल राइट अ पॉइंट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, if the intensity of light falling on a metal surface, if 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 the intensity of light if the intensity of light falling on a metal surface increases increases the kinetic energy of electrons, the kinetic energy of electron increases, increasing the amplitude of vibration of electrons, लाइट गिर रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, मेटल पे गिर रही है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो पहले यूं ऑसिलेट वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर मेटल को छोड़ देंगे, यूं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यूं 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 करके शू। ठीक है, तो ऐसे हो जाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि ऐसा कौन कहता है? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, the kinetic energy doesn't depend upon upon what? Intensity of light, rather it depends upon किस पे? डिपेंड्स अपॉन frequency of light, frequency of incident light, frequency of incident light. Next, point number 2, there was no concept of threshold frequency in wave theory, but it plays a very important role, in photoelectric effect, sorry,
नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. नहीं, थर्ड पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्ड पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. मतलब वेरी क्विक, एज द इंसिडेंट लाइट फॉल्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज. होता है 10⁻⁹ सेकेंड्स में. यानी 1 नैनो सेकेंड में हो जाता है बेटा. इतना तेज है, इतना फास्ट है. ठीक है, लिखो. Photoelectric effect is an instantaneous process. 10⁻⁹ seconds, 1 nanosecond में होता है. Whereas wave theory is a time lagging process. Lagging process. वेव गिरेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, फिर और गिरेगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी. कोई टाइम आएगा जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी. तब ये नहीं कि जैसे मम सुबह सुबह उठने में सबको जोर आता है ना. मम्मी आई तो बहुत अच्छा लगता है, पापा आ गए तो बहुत ही अलग सिचुएशन हो जाती है. पापा आते, बेटा उठो, तो जैसे पापा आते तो आप क्या करते, फट से उठ के शू शा, इंस्टेंटेनियस. ठीक है. मम्मी आती, मम्मी 5 मिनट. ये वो वेव थियरी है. और ये क्या है, ये क्या है, पापा की एंट्री पे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, और मम्मी की एंट्री पे टाइम लैगिंग प्रोसेस है. 5 मिनट देना थोड़ा सा. मम्मी आप तो समझते हो यार, इतना तो कहाँ बोलते हैं नींद में, इतना बोलने की. ठीक है, क्लियर है. तो ये हो गई बात. अब नेक्स्ट, अब सब कुछ किया. मतलब आप ऐसा सोचो कि अभी तक हेनरिच हर्ट्ज आए, फिर हेलवेग लेनार्ड आ गए, फिर लेनार्ड अकेले लग गए, फिर लेनार्ड मिलिकन के साथ लग गए. सब कुछ कर लिया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन, ग्राफ व्राफ सब कुछ बता दिया उन्होंने. प्रॉब्लम ये थी कि मैथमेटिकल इक्वेशन का क्या. और वो मैथमेटिकल इक्वेशन सोच नहीं पाए कि क्या एप्लीकेबल है, क्योंकि वो खुद ही घबरा गए. घबरा इसलिए गए कि लाइट को पहले माना गया पार्टिकल, न्यूटन वाला, फिर लाइट को माना गया वेव, हाइजेंस वाला, फिर मैक्सवेल वाला वेव माना गया. बहुत सारे फिनोमिनाज हुए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब प्रूव होते जा रहे थे. सामने आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कर दी इसने प्रॉब्लम. तो फिर वो सोच में पड़ गए कि यार ये कर तो दिया इन्होंने, बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर दिया, बाई को फेल कर दिया वेव थियरी को. एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसने वेव थियरी को फेल कर दिया. बट मैथमेटिकल प्रूफ का क्या, ठप्पा कैसे लगेगा, क्या कंसेप्ट लगेगा, सब सोच नहीं पाए. एंड देन कम्स अ मैन which is known to be the most intelligent person in this world, Albert Einstein, and he gave the mathematical equation for photoelectric effect. ठीक है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक, द फेमस आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं. तो हिज एंट्री वाज ट्रेमेंडस. पूरी दुनिया को पता चल गया था कोई तो आया है इस धरती पे. ठीक है, आज तक उसके ब्रेन के बारे में तो स्टोरी भी सुनी होगी आपने. क्या दो, क्या वो तो देखो, जब किसी की प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस हो रही हो तो उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस ना करें, क्योंकि ऐसे जो बहुत ही हाईली प्रोफेशनल होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा स्पॉइल्ड होती है. खैर, एलन मस्क को ले लो आप. इधर इधर, अरे कोई एलन मस्क का नाम नहीं लेंगे अपन, यूट्यूब खरीद ले कहीं. फिर वो बोले वॉइस नोट पे किस किसने एलन मस्क बोला है, आइडेंटिफाई ऑल द पीपल. अरे देयर इज अ मैन जगतपुरा फ्लाईओवर के पास, उठा लो उसको. ठीक है, चलो 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 चलो, हेडिंग लगाएंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नहीं, हेनरिच को किसी और चीज के लिए, मिल्टन को किसी और चीज के लिए, लेकिन बाबा जो बाबा है वो तो लिख ही देते हम। आइंस्टीन, postulates of photoelectric effect by Albert Einstein. Postulates of photoelectric effect by Albert Einstein. और एक इंपॉर्टेंट बात, मैथमेटिकल इक्वेशन बताना भी जरूरी था और दुनिया में ये विश्वास पैदा करना भी जरूरी था कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। लोगों ने माना। बातें तो बहुत सारी की गई हैं, बातें तो ये भी हुई हैं कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती नहीं है, और ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग जो न्यूटन ने दी थी वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो धारी तलवार एक ही म्यान में कैसे रह सकती है? वो अलग अलग टाइम के धुरंधर है ना। और धुरंधर तो अभी फेमस ही चल रही है, धुरंधर 3 भी आने वाली है, उसमें निखिल है विलेन, ठीक है, और हीरो है रितेश। हाँ, सभी देखने चलेंगे इसको। चलो, पहला पॉइंट, पहला पोस्टुलेट लिखेंगे। लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an interaction between a photon and an electron. This interaction is an elastic collision. सुना है? इलास्टिक कोलिजन। कौन सी क्लास? 11th। वर्क एनर्जी पावर में। ज्यादा पढ़ लिया बेटा आपने 9th में। फोटो मतलब इलास्टिक कोलिजन। पॉइंट नंबर 2 देखो, लेस देन 1%, लेस देन 1% ऑफ, नहीं लेस देन 1 नहीं, ऐसे लिखो लेस देन 0.1%, लेस देन 0.1% ऑफ the photons, less than 0.1% of the photons interact with electrons of the metal. Interact with the electrons of the metal. ठीक है, मतलब सिर्फ इतने ही इंटरेक्ट कर पाते हैं उस मेटल के इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दैट पर्टिकुलर मैटर इज एम्प्टी, वो आर पार चले जाते हैं। ठीक है, फिर से आइंस्टाइन जो ये पोस्टुलेट्स बना रहे हैं, ये मैक्स प्लैंक्स की दी हुई पार्टिकल, लाइट एज अ पार्टिकल पिक्चर, जो उन्होंने बोला था कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स, उसको लेकर अपने पोस्टुलेट्स बना रहे हैं, उसको सोचकर अपने पोस्टुलेट्स डिफाइन कर रहे हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये पहला बात बोला उन्होंने। और ये भी बताओ कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टोटल एनर्जी कंजर्व, थोड़ा थोड़ा 11 पटकेंगे। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम तो भाई हमेशा ही कंजर्व्ड। प्लीज लिख लो, आपको पता नहीं होगा, याद नहीं होगा तो इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है।
यानी फोटोन आएगा, जितनी एनर्जी लाएगा सब किसको दे देगा? तूले, तूले नहीं, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन क्या मतलब बताया बेटा? तेरे को तो पता होगा ये। लिखो, द सम ऑफ, नहीं, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट is partly in the form of, partly, PARTLY, partly in the form of, in the form of, बेटा गुस्से में अंग्रेजी निकलती है, partly in the form of work function of the metal, partly partly in the form of work function of metal, and partly in the form of kinetic energy, partly in the form of work function of the metal, and partly in the form of the kinetic energy of electron. अरे दो पार्ट में है तो पार्टली पार्टली तो करूंगा ना। कौन आया, कौन आया? देखो ना, देखो लाइट आया। क्या आया? लाइट आया। लाइट इज इज इक्वल्स टू एच न्यू। मैक्स प्लैंक्स की पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में लाइट की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। प्लीज नोट डाउन, पहले बात नहीं करेंगे। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? सरफेस पे, और फिर पार्टली इन द फॉर्म ऑफ जिन 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। पार्टली, और अरे झिंझिन झिंझिन नहीं रे पागल। हाँ, and I am writing the famous photoelectric equation. So this E is equals to h nu होता है। तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ये दो पार्ट्स में होगी। एक तो फाई नॉट विच इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को मैं, देखो अभी इसके बहुत सारे, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज द फेमस, लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लिखो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ बिल्कुल बना लो। इट इज गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टली with some partly. What you need? Partly, come on. Saksham, too much. No, no, no. आगे चले बेटा। यहां देखो बहुत सारी इक्वेशंस और बनाई जा सकती है। ई के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? ई की जगह पे एच न्यू आ सकता है, चेक करेंगे। एच सी बाय लैम्डा आ सकता है, ये फॉर्म्स आ सकते हैं। फाई नॉट की जगह पे क्या क्या आ सकता है? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी जगह पे एच सी बाय लैम्डा नॉट आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी जगह पे क्या आ सकता है? ईवी नॉट। अरे आ सकता है, अरे यार तुम, और हाफ
इतनी सारी चीजें अगर आ सकती हैं तो बात कुछ ऐसी है कि मैं इस ई की जगह पहले एच न्यू रख देता हूं तो एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर मैं इसी की जगह ये रख देता हूं फिर एक इक्वेशन, मतलब ऐसी कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा परम्यूटेशंस। तो अभी मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं अपनी मैथ्स को सोने देता हूं, हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बना लेते हैं। एक ये बहुत खास इक्वेशन है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, नोट डाउन कर लो। मैंने आपको फॉर्म्स बता दिए हैं, आप ई की जगह क्या क्या रख सकते हो, क्वेश्चन कैसा आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपने माइंड को शार्प करते हुए एकदम ऑफ कर लेंगे, मतलब शार्प कर लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। नहीं बेटा, मुझे नहीं पसंद है, नहीं, आप समझोगे नहीं। और एक और है इसमें इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है। निखिल, मैं मैथ्स की, बायो वालों, मैं मैथ्स की एक बहुत फेमस लाइन की इक्वेशन एम एक्स प्लस सी के साथ कुछ ग्राफ एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें एम जो है वो क्या है, स्लोप, ठीक है, स्लोप होता है। सी जो है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब लाइन जब वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करती है वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है वाई इंटरसेप्ट की, ठीक है। और वाई तो वाई एक्सिस और एक्स एक्स एक्सिस ऑब्वियसली कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है। ड्रॉ सम particular graph and then try to identify the things. So here is a line. Why are you laughing? Ritesh, what happened? पाटली, पाटली से इतना खुश क्यों? आओ ना आओ यार, ऐसे तुम डरा क्यों रहे भाई, फिर मैं डराऊंगा तो रोगे। अबे बनाए बेटा, बिल्कुल अभी दिखाऊंगा बेटा। मैं दो ग्राफ एक साथ बनाने के इच्छा रख रहा हूं। वैसे तो ग्राफ बीच से ऐसे कटदा है, कटदा कट है, बीच से कट है। आप दो बनाओ बेटर है। ओ नो नो नो, मुझे और बेटर देना पड़ेगा, और पास। ओए क्या हो रहा है? हम्म, मैं एक्स एक्सिस पे किसको रखना चाह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी, और मैं वाई एक्सिस पे रखना चाह रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कौन सी इक्वेशन इन दोनों में से काम में लूंगा, ऑब्वियसली पहली वाली, ठीक है। अब मैं वाई पे चाहता हूं वी नॉट को, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स है, जानते हो ना ये। तो वी नॉट की जगह वाई आना है और न्यू की जगह क्या आना है, एक्स आना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर इस इक्वेशन से कि निखिल आप चुप रहेंगे, वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस
फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट इधर आ गया माइनस में, फिर ई को डिनोमिनेटर में ले आया तो वी नॉट के बराबर हो गया। और यहां से लिख सकता हूं मैं वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई, है ना। इस ई को अलग अलग डिवाइड कर दिया। नहीं समझे क्या? नहीं आया तो पूछ लो, कर देता हूं मैं एक स्टेप और। मैंने कुछ फाई नॉट को इधर लाया माइनस में, इधर बच जाएगा ई वी नॉट, वो ई डिनोमिनेटर में आ गया डिवाइड में, वही किया है मैंने, फिर इसको इंडिविजुअली बांट दिया। अब ये रही आपकी इक्वेशन, और इस इक्वेशन में ये आपका y है और ये आपका क्या है x, तो बचा हुआ क्या होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये h अपॉन ई क्या है m, और आपका y इंटरसेप्ट जो है जिसको हम c से डिनोट करते हैं। तो देखो इधर देखेंगे, इधर ध्यान से, तो स्लोप कितना है, स्लोप है h अपॉन ई, और h अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है, ये भी कांस्टेंट, ये भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लैंक्स कांस्टेंट का डिवीजन भी क्या होगा कांस्टेंट। और ये m आपको क्या बताता है tan थीटा, और tan थीटा ही क्या होता है स्लोप। ये पूरी एक ही बात है, कहने का मतलब ये दोनों लाइंस मैंने पैरेलल क्यों बनाई, ताकि एक्स एक्सिस से इनके थीटा सेम हो जाए, थीटा सेम तो tan थीटा सेम, tan थीटा सेम तो स्लोप सेम, और ऑब्वियसली स्लोप सेम होगा क्योंकि स्लोप क्या है h अपॉन ई का रेशियो है। तो कोई सा भी मेटल लो उसके लिए h और e की वैल्यू तो क्या रहेगी कांस्टेंट, तो h अपॉन ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? बट इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है बताओ, इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है माइनस फाई नॉट अपॉन ई। हर मेटल का फाई नॉट अलग अलग होता है कि नहीं होता, हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, इसलिए सबके इंटरसेप्ट अलग मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे नेगेटिव, इसलिए देखो ये नेगेटिव वाई पे कट कर रहा है इसको, क्या है ये नीचे का हिस्सा माइनस वाई है ना, ये नेगेटिव मिला है, ये कितना होगा, तो जैसे ये मेटल ए है और ये मेटल बी, क्या हर मेटल के लिए लाइंस पैरेलल मिलेंगी, क्यों, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो मेटल कोई सा भी हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ बनाओगे, लाइंस विल ऑलवेज बी पैरेलल बिकॉज स्लोप इज h अपॉन ई, वो कांस्टेंट है किसी भी मेटल के लिए। लेकिन क्या इनके y इंटरसेप्ट सेम होंगे, नहीं। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस फाई नॉट बाय ई, है ना। और ये फाई नॉट किसका है ए का, और इसका क्या लिखूंगा ये वाला माइनस फाई नॉट ऑफ बी अपॉन ई। क्या दोनों वैल्यू सेम होंगी, नहीं, वर्क फंक्शन इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, इसलिए ज्यादा नेगेटिव है। ये पॉइंट क्या है बेटा, सोच के बताओ, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये पॉइंट क्या है, ये मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या इन पॉइंट्स पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं होगा, इनसे ज्यादा चाहिए फ्रीक्वेंसी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो इन सारी बातों को नोट डाउन किया जाए। क्यू नॉट नहीं है वो, फाई नॉट, जिस बेटा ऑब्वियसली बी वाले का। लास्ट अब किसके बीच का ग्राफ बना रहा हूं मैं बना रहा हूं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का। कौन सी इक्वेशन, यही यूज करूंगा कि नहीं, फिर से y इज इक्वल्स टू
हाँ तो ऊपर का हटा रहा हूं, देखो तो इस इक्वेशन का y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी एक ही साइड छोड़ दी, तो एच न्यू माइनस फाइ नॉट हो जाएगा, होगा कि नहीं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, m हो जाएगा h फ्रीक्वेंसी x और c क्या हो जाएगा माइनस का फाइ नॉट, यानी m क्या है स्लोप है, स्लोप होता है tan थीटा और ये tan थीटा है h के बराबर, है या नहीं। और c क्या है माइनस का फाइ नॉट। फिर से ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, जैसा ऊपर बनाया हुआ है, बस इस बार स्लोप क्या होगा, इस बार स्लोप इज व्हाट ओनली h। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो स्लोप विल बी h एंड इंटरसेप्ट विल बी ओनली, ये a है ये b मेटल, थक गए, नहीं थके, थक गए, एक फॉर्मूला और लिख लो। आदित्य ये क्या है बेटा, ये मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा ना, इस पॉइंट पे होगा, इससे ज्यादा पे ही होगा। अरे वो इस पे मार रहा था सर्कल, तेरा ध्यान वो इक्वल टू पे। एक फॉर्मूला और लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू एनी, इस P को बोलते हैं रेडिएंट पावर, ये जो N है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और E क्या है एनर्जी ऑफ क्या बोलती तुम, एमिटेड पर सेकेंड, और ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। Write down this formula, important for this particular chapter. So today, आज लास्ट करते हैं, अच्छे से पढ़, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड,